नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। नौकरी और उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हों, कैसे नौकरी को हासिल किया जा सकता है, ऐसे कई सवालों के जवाब आम युवाओं को जल्द ही दिल्ली सरकार के खुलने वाले काउंसलिंग सेंटर में मिल सकेंगे। राज्य सरकार राजधानी में के 11 जिलों में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए करियर परामर्श केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। यह परामर्श केंद्र राज्य सरकार जॉब पोर्टल से जुड़े होंगे और जैसे ही कोई उस पोर्टल पर पंजीकरण करेगा वह सरकार से मुफ्त में करियर काउंसलिंग ले सकेगा। सरकार इसे युवाओं को मदद के लिए मार्गदर्शन देने वाली एजेंसियों से करार करेगी। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परामर्श केंद्र पोर्टल पर उनके लिए उपलब्ध रिक्तियों का सही चुनाव करने में उनकी मदद की जाएगी। काउंसलर ये भी सुझाव देंगे कि बेहतर अवसरों के लिए उम्मीदवार खुद को कैसे तैयार करें। दरअसल सरकार ने हाल ही में पायलट के तौर पर तुगलकाबाद और पूसा में 2 केंद्रों पर परामर्श सत्र आयोजित किए। सत्र के अनुभव के आधार पर ही अब सरकार ने औपचारिक रूप से देने की योजना बनाई है और परामर्श केंद्र जॉब पोर्टल के नया वर्जन शुरू होने के बाद काम करने लगेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने नौकरी देने वालों और रोजगार चाहने वालों को एक मंच पर लाने के लिए लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान जुलाई 2020 में अपना रोजगार पोर्टल रोजगार बाजार लॉन्च किया था। अब रोजगार बाजार का दूसरा उन्नत संस्करण नौकरी चाहने वालों को उपलब्ध सबसे बेहतर और उपयुक्त नौकरियों को खोजने में मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि हम प्रत्येक जिले में एक परामर्श केंद्र के साथ शुरुआत करेंगे और बाद में मांग बढ़ने पर इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। नौकरी चाहने वालों के लिए अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नौकरी चाहने वालों की, यानी क्या है, युवाओं की जो बेरोजगार हैं दिल्ली के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी, मगर उनको कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, या फिर जॉब मिलती है तो उनके पास सलाह, यानी क्या कह सकते हैं, मार्गदर्शन नहीं होता है, या फिर किस क्षेत्र में जाएं। ये सारे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में और दिमाग में घूमते हुए नजर आते थे। मगर इसी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। काउंसलिंग सेंटर खोले जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी, यानी कि रोजगार देने वालों के लिए और रोजगार चाहने वालों के लिए दोनों को एक मंच पर लेके आया जाएगा, ताकि जॉब ढूंढने में कोई आसानी ना हो, और जॉब मिलने से पहले जो उनके दिमाग में जो सवाल है उनके सलूशन मिलते नजर आए। काउंसलिंग के द्वारा लगातार ये कोशिश की जाएगी कि किस व्यक्ति को किस क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए और कितनी योग्यता होनी चाहिए, इंटरव्यू के अंदर कितने सवाल होंगे, किस तरीके के सवाल होंगे। ये तमाम जो जानकारियां हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली सरकार जो है वो युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। और लगातार इस तरीके की योजना जो है वो पहले 2020 में भी शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर तुगलकाबाद की बात करें या फिर कहें पूसा की बात करें, यहाँ पर 2 सेंटर खोले गए थे। और उनके बाद में लगातार दिल्ली सरकार जो है वो परामर्श केंद्र जो है वो लगातार खोलने की कोशिश कर रही है, और हर इलाके के अंदर एक परामर्श केंद्र खोला जाएगा। यानी कि जो जानकारी होगी वो इस पोर्टल के माध्यम से कंपनियों को द्वारा, यानी कि कह सकते हैं, युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और जो बेरोजगार है उनके लिए सीधा सीधा मंच होगा यहाँ पर उस पोर्टल के माध्यम से जॉब ढूंढने का। जी बिल्कुल, पहले भी एक जॉब पोर्टल केजरीवाल सरकार के द्वारा खोला गया था। राजीव, उसके क्या हाल हैं और वाकई में उस जॉब पोर्टल से दिल्ली के युवाओं को कितनी मदद मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 2020 के अंदर जब दिल्ली के अंदर जॉब पोर्टल खोला गया था, तो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी जरूर कैसे विज्ञापन के माध्यम से दिल्ली सरकार ने युवा तक पहुंचाने की कोशिश करी। मगर युवाओं के पास एक दिमाग में फिर भी सवाल घूमता हुआ नजर आ रहा था कि उनको जॉब कैसे मिलेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर रजिस्ट्रेशन कर भी लेते हैं तो उनके पास सही जानकारी नहीं होती थी कि किस क्षेत्र में जाना है, कहाँ पर कितने की जॉब मिलेगी और उसके लिए किस तरीके से सवाल होंगे। ये तमाम जो थे वो कहीं ना कहीं इस पोर्टल के माध्यम से अब दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली के युवाओं को जो बेरोजगार है उनके लिए कहीं ना कहीं नौकरी उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल के अंदर जॉब छूट गई लोगों की, बिजनेस कहीं ना कहीं ठप हो चुके थे, और अब स्थिति जब सुधरने लगी है तो दिल्ली सरकार भी इसके अंदर पहल करती हुई नजर आ रही है। और युवाओं के लिए परामर्श केंद्र, यानी कि हर तरीके से काउंसलिंग सेंटर जो है
वो खोले जाएंगे। इस काउंसलिंग के जरिए जरिए ही ये सुरक्षित हो पाएगा कि युवा को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कहाँ पर जॉब मिलेगी, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण किस तरीके से करना है, इस पोर्टल पे आने का तरीका क्या है, और यहाँ तक कि जो काउंसलिंग के द्वारा जो सेंटर खोले जाएंगे उसके अंदर किस तरीके की काउंसलिंग दी जाएगी, और कहाँ पर जॉब अवेलेबल है, कहाँ पर जॉब अवेलेबल नहीं है। ये तमाम जो सवाल है उनके जवाब जो है इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली सरकार देने की कोशिश कर रही है। अगर ये कामयाबी होती है, यानी कि काउंसलिंग का जो तरीका है, या दिल्ली सरकार का अगर ये कामयाब होता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली के हर इलाके के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर खोलेगी और इस पोर्टल के माध्यम से हर बेरोजगार को नौकरी मिल पाएगी। जी। देखिए, रोजगार एक ऐसा मसला रहा राजीव, जिस पर केजरीवाल हमेशा घिरे रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि दिल्ली के युवाओं को रोजगार देने में कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार विफल हुई है। लेकिन अब इस तरह की जो योजनाएं लाई जा रही हैं, उम्मीद है कि दिल्ली के युवाओं को इसका फायदा जरूर मिलेगा। खुद दिल्ली के युवा क्या सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल रोजगार के मोर्चे पर कितना सफल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें 2014 की, जब दिल्ली आम आदमी पार्टी जो है सत्ता के अंदर आई थी, तो लगातार बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, भ्रष्टाचार को जी। लेकर भी बड़े-बड़े वादे किए जाते, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए नौकरियां उपलब्ध कराई जाएगी। मगर काफी लंबा समय लगा इस पोर्टल को बनाने के लिए भी, क्योंकि 2014 से लेकर 2020 के अंदर इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी, और उसकी सही जानकारी भी युवाओं तक नहीं पहुंच पाई थी। मगर अब जिस तरीके से कोशिश की जा रही है काउंसलिंग के जरिए भी, कि युवाओं को जो दिमाग में उनके सवाल हैं, काउंसलिंग के जरिए वो सवालों को दूर किया जाए, जॉब किस तरीके से मिल पाएगी, और एक यहाँ तक की चीज बात और करें है, कंपनियों की, दिल्ली या के फिर 11 कहें दिल्ली जॉब की अगर हम बात कर रहे हैं राजीव, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर जगह पर ये जो परामर्श केंद्र है खोले जाएंगे, या सिर्फ ऑनलाइन ही काम होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, हर इलाके के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा, मगर अभी इसकी शुरुआत नहीं की गई है। सिर्फ अभी पोर्टल के जरिए ही काउंसलिंग की जाएगी। अगर ये सक्सेस होता है तो दिल्ली के हर इलाके के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा, जिसके अंदर युवा कहें या फिर बेरोजगार कहें, वो यहाँ पर जाकर एक काउंसलिंग कर सकते हैं, और काउंसलिंग के जरिए ही उनको ये पता लग पाएगा वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और किस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं। मगर यहाँ पर बात करें पोर्टल की, तो पोर्टल के अंदर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी पंजीकरण करना होगा। उसके बाद में ही आपकी सारी डिटेल के आधार पर ही काउंसलिंग दी जाएगी। यानी कि अगर ये सक्सेस होता है तो आने वाले दिनों सरकार के कह अंदर रही इस है तरीके कि की कोशिश हम की जाएगी। जी। संबंधित कंपनियों से करार करेंगे, ऐसा केजरीवाल सरकार का कहना है। तो क्या इसे एक देखिए, बिल्कुल तरीके से रोजगार मेला समझा जाए, जो कई राज्यों में चलता भी है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली सरकार भी इसी तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से और राज्यों के अंदर रोजगार मेला चलाया जाता है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं देरी भी नजर आई। और यहाँ तक कि युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, तो बेरोजगार अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की इस योजना से अनजान है। मैं यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की कोशिश की, तो कोशिश जरूर की जा रही है, मगर कोशिश कितनी सफल हो पाएगी ये तो आने वाले समय ही बता पाएगा। मगर युवा जो है वो अभी भी दिल्ली के अंदर काफी हद तक बेरोजगार है, जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, काउंसलिंग का तरीका क्या है, कंपनियां किस तरीके से उनको रोजगार देगी। ये दोनों ही सवालों के जवाब जो है इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली सरकार जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जी। तुगलकाबाद और पूसा में 2 परामर्श सत्र आयोजित किए गए थे। वो सत्र किस तरीके के रहे थे राजीव? क्या वो सफल हुए थे, और उसी की सफलता से सबक लेते हुए आगे काम कर रही है सरकार? बात करें तो पूसा के अंदर भी 2 सेंटर खोले गए थे, जिसके अंदर परामर्श केंद्र यानी कि काउंसलिंग सेंटर जो खोले गए थे, उसके अंदर अच्छे सुझाव मिले हैं। यहाँ तक कि युवाओं के द्वारा कहीं ना कहीं नौकरियां भी मिलती नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें जो काउंसलिंग यहाँ पर दी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं काफी हद तक जो पढ़ने वाले बच्चे थे, या फिर कहें जो पूसा के जैसे पूसा आईटीआई के अंदर या फिर क्या पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे, सिर्फ उनको ही जानकारी मिल पाई, मगर बाकी लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। मगर इसी के लेकर दिल्ली सरकार अब लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। यही कोशिश अगर पहले भी की जाती, तो यानी कि 2020 में भी इसकी शुरुआत की जाती, तो काफी हद तक दिल्ली के बेरोजगारों को नौकरी मिल चुकी होती। मगर अब जिस तरीके से कोशिश की जा रही है जॉब देने वालों की और जॉब लेने वालों की, यानी दोनों के लिए एक मंच बनाया जा रहा है कि दोनों के ही आसानी से इस मंच पर आ सके और आसानी से जॉब को हासिल कर सके। जी, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी लखनऊ की खबर की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में विपक्ष का बिना नाम लिए हमला किया। साथ ही बताया कि प्रदेश में पहले और अब क्या बदलाव हुए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश और ऊर्जा भरने का कार्य किया। उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कार्य करने और 75 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर अभी से आगे बढ़ने का आह्वान किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्य समिति उस विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। इसके लिए हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर घर गांव-गांव जाना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। विराटता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा। इसके लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए जो अटल जी ने हमें दिया था। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इस संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में हम बदलते हुए भारत की इस तस्वीर को देख रहे हैं। हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए देखा है। केंद्र और प्रदेश सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रदेश में या देश में एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को मिले और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, यह कार्य पूरी मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य अभूतपूर्व रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का भी अभूतपूर्व कार्य विगत 5 वर्षों के अंदर खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए लक्ष्य दिया है। किस तरह का ये लक्ष्य दिया गया है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए पल्लवी, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतती है और तो उसके बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। 2022 का चुनाव, विधानसभा जो चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा वापसी करने के बाद अब लोकसभा के चुनाव में लग गई है। और 2024 का चुनाव है वो काफी अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी को शुरू कर दी है और 8 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो चुका है। और इसके बाद 2024 में पुनः लोकसभा का चुनाव होगा और इसके क्रम में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। और कल लखनऊ के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में कार्य समिति की बैठक हुई थी। कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, विधायक और पदाधिकारी सभी बीजेपी में पहुंचे थे और कहीं न कहीं 7 विजन पे कहीं न कहीं इस कार्य समिति में चर्चा हुई। बात की जाए तो विजनों की, तो पर्यटन के कामों पर चर्चा हुई, युवाओं को रोजगार देने पर चर्चा हुई, महिलाओं को सशक्त बनाने पर चर्चा हुई, कानून व्यवस्था को सुधार करने में चर्चा हुई, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने को लेकर और गरीब कल्याण को लेकर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की थी कार्य समिति की बैठक की और कहीं न कहीं उसका उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ दो टूक जवाब में कहा कि अब हमें इन विजनों पे काम करना है और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने भारत को बनाने का तमाम काम किया है और विपक्ष के सभी षड्यंत्रों को, जनता को दूषित करने का काम करेंगे और कहीं न कहीं काशी के साथ सभी तीर्थ स्थल फिर से नई अंगड़ाई लेते हुए आगे बढ़ते का दिखाई देंगे। और कहा साफ तौर पे जो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और साफ तौर पे कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि
विपक्ष में बिना हमला किए हुए इस बात को कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी को जरा उसमें जोश भरने का भी काम किया, और कहीं न कहीं विपक्ष की जो रणनीति है उस पर भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, और साफ तौर पे कहा है कि आपकी 75 सीटों का लक्ष्य होगा और कहीं न कहीं इस लक्ष्य को पार करना है, और कोशिश करनी है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः अपने केंद्र में सरकार बनाए। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ की, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत बनाने की ओर अग्रसर होने के लिए बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। वल्लभी, एक बात यहाँ पर साफ तौर पर दिख भी रही है जितेंद्र। देखिए, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं, तो ऐसे में ये मान लेना कि लोकसभा चुनाव उनके लिए आसान होगा या उनकी राह आसान होगी, वो दिख नहीं रहा है। विपक्ष पूरी कोशिश करेगा इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटाने के लिए, और क्या इसका आभास है योगी आदित्यनाथ को? देखिए, आभास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं और भारतीय जनता पार्टी को भी, हर पदाधिकारी और नेता को भी हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से वो आए थे पिछली बार 2017 के 22 के चुनाव में जो आए थे, वो कहीं ना कहीं 22 के चुनाव में उनको कहीं ना कहीं कहा जाता है सीटें घटने के बाद उनको डर सता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और तमाम विपक्षी दल एक तरफ, और विपक्षी दल विधानसभा चुनाव में भी एक हो गए थे और कहीं ना कहीं अब लोकसभा के चुनाव में भी एक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार उनका कहना है कि हमारा जो चुनाव होगा वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद के लिए जो तमाम देश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब एक होने की बात कर रही हैं, और चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की हो, कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, ऐसे जो अलग अलग दल हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट होने के लिए प्रयासरत हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, और सबका अपना विजन तय है। विपक्ष का अपना विजन तय है, भारतीय जनता पार्टी अपना विजन तय कर चुकी है, और कहीं ना कहीं अब 2024 की लड़ाई के लिए विपक्ष भी तैयार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी तैयार हो रहा है, और इस बात का आभास भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि कहीं ना कहीं 2 बार सरकार बनाने के बाद, केंद्र में 2 बार सरकार बनाने, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सीटें घट जाए और हम सरकार न बना पाए। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी चंडीगढ़ की खबर की ओर। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उन पर मानसा के गांव जवाहरके में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में मूसेवाला की जान चली गई और उनके 2 साथी घायल हुए हैं। पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने शनिवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाई थी। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सिद्धू मूसेवाला साथियों के साथ गाड़ी से जा रहे थे। उसी दौरान काले रंग की गाड़ी में सवार हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। घर से करीब 5 किलोमीटर दूर ही मूसेवाला को गोलियां मार दी गईं। मूसेवाला खुद थार जीप चला रहे थे। उन पर करीब 30 से 40 फायर किए गए। फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ हुई कि मूसेवाला अपनी सीट से हिल तक नहीं सके। यह मामला गैंग वॉर का है। सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम मोहाली में हुए विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर में आया था। शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया में है। उसका बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह मर्डर करवाया है। इसके जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है।
सिंगर सिद्धू मूसेवाला का स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर किया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार इसके लिए पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। उनकी सिक्योरिटी और 400 अन्य लोगों की सिक्योरिटी केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए बिना किसी एनालिसिस, बिना किसी प्रॉपर तर्क के विड्रॉ करने के बाद चंद दिनों में जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया है, आज कानून व्यवस्था आम आदमी पार्टी की पाप भरी सरकार के चलते पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन एक दो मर्डर, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर का मर्डर, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, आरपीजी का अटैक मोहाली में, किस प्रकार से टेरर नेक्सस फलता फूलता रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की फिरोजपुर में, किस प्रकार से पटियाला में रेडिकल्स को फ्री रन दिया गया, किस प्रकार से कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त। ये मेरे लिए तो है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी है और पूरे पंजाब के यंग जो बच्चे हैं जो इसके दीवाने थे, और मेरा ख्याल इसकी तो 60-70 लाख तो इसकी रीच ही थी, उन सभी का चले उनको उनसे एक साथ चले जाना बहुत मंदभागी बात है। और सबसे ज़्यादा बात है कि जिस आदमी ने ये कहा कि इसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए। और भगवंत मान जी का भी ट्वीट आया है कि किसी भी को नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि पंजाब के डीजीपी को अरेस्ट करें, जिन्होंने कल ही कहा था कि इसको कोई खतरा नहीं, इसकी जान को कोई खतरा नहीं, तो आज उसका मर्डर हो गया। क्या लगता है वो जिम्मेवार हैं जिन्होंने? बिल्कुल, जिन लोगों ने 427 आदमी जितने भी हैं, जो इससे पहले भी जो आदमी ऑफिशियल जो है, हम अभी कल प्रेसिडेंट हमारे आएंगे, अभी रात को आएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे, आकर हम जो लीगल हमारी टीम है उससे बात भी करेंगे कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर जो सीक्रेसी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर आरटीआई में नहीं दी जा सकती तो फिर प्रेस को क्यों दी गई, क्यों इसको सॉफ्ट कॉर्नर बनाया गया, क्या इसके पीछे मोटिव था? कि जिस स्टेट में एसएसपी खड़ा होकर जे कहे भगवंत मान की जय, ये इनडिसिप्लिन है। सिक्योरिटी फोर्सेस कभी किसी को बाई नेम जय नहीं कहती। खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, अब तक इस मामले में क्या कुछ अपडेट आया है? जी पल्लवी, अगर हम बात करें तो उसमें दो तरीके की अपडेट्स आई हैं। सबसे पहली फॉर्म होने के बाद जो 2 गाड़ियां थी जो पीछा कर रही थी तो मूसेवाले का, वो रिकवर कर चुके हैं और 6 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया जा चुका है। अगर हम कहें कि हिरासत लिया जा चुका है, 6 अननोन जो संदिग्ध को अरेस्ट किया जा चुका है। ये अगर हम कह सकते हैं कि ग्राउंड पे अभी काम आ रहा है उनके ऊपर जैसे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो खुद कांग्रेस की तरफ से भी मोर्चा खोल दिया गया। उनकी तरफ से बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब पुलिस को जानकारी थी कि सिद्धू मूसेवाले के ऊपर थ्रेट है, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन है थी कि उनको इंटेलिजेंस की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक बड़ा हमला सिद्धू मूसेवाले के ऊपर हो सकता है, तो फिर आखिर क्यों जो सिक्योरिटी थी उसको सिर्फ 2 ही रखा गया कि एक बड़ी सिक्योरिटी, अगर हम कहें कि 8 लोगों की सिक्योरिटी को घटा के पहले 4 किया गया था, तो उस 4 को भी घटा के 2 कर दिया गया था। तो उसके ऊपर बार बार कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर इतना एक मशहूर हस्ती जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और जो रेगुलरली अगर हम कहें कि थ्रेट असेसमेंट बेस अगर किया जाता है, तो जैसे खुद कांग्रेस सरकार के दौरान था कि काफी बड़ा थ्रेट असेसमेंट उसे है, तो आखिर क्यों उसके पास सिक्योरिटी पर्सनल सिर्फ 2 ही थे? उसके ऊपर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसके ऊपर ही सवाल खड़े किए गए। उनकी तरफ से सीधे तौर पे एक आ गया कि डीजीपी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि सिद्धू मूसेवाला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं लेके गए, जो क्या बुलेट, तो इसके ऊपर खुद राजा वड़िंग ने सवाल खड़ा करके कि बुलेट प्रूफ गाड़ी सरकार के द्वारा दी गई नहीं थी, कि उन्होंने खुद के पैसे से जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो ली थी, और अगर मतलब चाहे ना ले जाए उनकी चॉइस थी। कल खैर अगर वो लेके आते शायद जान बच जाती, ये बात उन्होंने जरूर कही, पर गाड़ी जो थी वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई। तो यहाँ पे सवाल ये करते हैं कि अगर पंजाब पुलिस या फिर पंजाब के पास इसकी जानकारी थी तो आखिर क्यों सिक्योरिटी जो कवर है उसे क्यों हटाया गया, और अगर थी तो फिर उसको सिक्योरिटी कवर को बढ़ाया क्यों नहीं गया? ये एक बड़ा सवाल सीधे तौर पर अगर हम कहें कि कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया। साथ ही रात को ही अगर हम कहें कि राजा वड़िंग या फिर हम कहें उनके साथ सुजिंदर रंधावा और अगर हम कहें कि कुलबीर जीरा, ये सभी रात को ही निकल गए थे परिवार से मिलने, और आज जो परमिशन जैसा क्या करिए उसमें भी शिरकत लेंगे। जी
एक बात यहाँ पर यह भी समझने की है कि उनके पास 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, वो उन्हें भी अपने साथ लेकर नहीं गए थे। तो ऐसी क्या वजह रही थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ नहीं गए? और दूसरा, हम जो सीसीटीवी देख रहे हैं हमें तो उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लंबे समय से उनका पीछा किया जा रहा था, और ये सारी चीजें अब जांच पड़ताल का विषय है। जी, पहले बिल्कुल देखिए कि जिस हिसाब से हमला हुआ है पूरी तरह से ऐसी तौर में नजर आ रहा है कि प्री प्लान था। अगर आपको इससे पहले बता दूं कि इससे पहले विक्की मिडोकेडा का मोहाली में मर्डर हुआ था, उस वक्त ही लॉरेंस ग्रुप की तरफ से कह दिया गया था कि बदला लिया जाएगा। और अगर हम कहें कि विक्की मिडोकेडा के मर्डर में जो सिद्धू मूसेवाले की जो अगर हम कहें कि सेक्रेटरी है या फिर हम कहें कि मैनेजर का नाम बार-बार आ रहा था, पर वो अब इंडिया से बाहर है। तो उनसे पूछताछ की तब भी ये बात की गई थी कि बदला लिया जाएगा। और शायद जब अगर हम कहें कि पर्सनल सिक्योरिटी जो कवर है वो घटाया गया, फिर से सिक्योरिटी कम किए गए, तो शायद लॉरेंस ग्रुप को लगा कि अब हमला किया जा सकता है, और कल हमला कर भी दिया गया। जैसे कि पुलिस की डीजीपी तरफ से जानकारी दी गई, 30 के करीब राउंड लगातार कंटिन्यूस जी फायर जी। किए गए थे। गाड़ी में 3 लोग थे, अगर हम कहें वाला उनका एक और साथी, और उनके साथ एक 2 और प्राइवेट पीपल और थे उनके साथ, जिनकी मिड्डू क्या खेड़ा की मौत का जी। बदला लेने के लिए ये वारदात को अंजाम दिया गया, इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। जी, बिल्कुल देखिए, पहले मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जब विक्की मुंडा का मोहाली में मर्डर हुआ था, तब लॉरेंस ग्रुप की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था कि बदला लिया जाएगा। कहीं न कहीं हम बोलते हैं कि एक्सटॉर्शन का मामला इसको जोड़ के उस वक़्त देखा जा रहा था कि जो हमला किया जाता है कि उसको गैंगस्टर एंगल बोला जाता है कि गैंगस्टर रिलेटेड है। जिन्होंने हमला किया था उन्हें तो अरेस्ट कर लिया गया, पर अब हम देख सकते हैं कि ये कार्रवाई और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब जब लॉरेंस ग्रुप की तरफ से सिद्धू मूसेवाले को मार दिया गया है, तो बंबिया ग्रुप की तरफ से भी एक अगर हम कहें कि पोस्ट सामने आ रही है कि अगले 2 दिन के अंदर बदला लिया जाएगा। तो क्या हमें अब एक और बड़ी हस्ती के ऊपर हमला देखने को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये अब चलिए। देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। शिफ्ट बना दी गई है, तैयारियां अब अगर हम कहें कि लोगों को गाड़ियां, स्पेशल जो गाड़ियां थी जो पीछा कर रही थी, जो लगातार जो वीडियो नजर आ रहा है कि पहले प्रॉपर रेकी हुई प्लान बना कि कहाँ पे पकड़ा जा सकता था, कि कहाँ पे जब सिद्धू मूसेवाला खुद कोई चूक करते हैं, जैसे कि कल शायद अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके जाते शायद वो बच बिल्कुल, सकते थे, ये एक एकदम होता से कल। की गई वारदात नहीं है, रैकी की गई है, पूरी जांच पड़ताल की गई है और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। आपका शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से राजधानी लाइव की शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पूर्व ही पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। पार्टी हर हलके की रिपोर्ट तैयार करेगी और योजनाबद्ध तरीके से चुनाव में काम करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट 2 माह के भीतर तैयार कर हाईकमान को भेज दी जाएगी। रिपोर्ट में चुनाव प्रबंधन के लिए सुझाव दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में पार्टी एक नई रणनीति के तहत मैदान में उतरते हुए बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसी कड़ी में रविवार को धर्मशाला में एक बैठक चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और विधायक रामलाल ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा की गई कि कैसे बूथ, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। बैठक में अनिरुद्ध सिंह, रघुवीर सिंह बाली और कुलदीप पठानिया मौजूद रहे। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। टीना जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कांग्रेस की तरफ से किस तरह की तैयारियां विधानसभा चुनावों को लेकर की जा रही हैं? बताया जा रहा है कि हर हलके की रिपोर्ट तैयार करेगी कांग्रेस पार्टी। पिछले जो है समिति की जो एक अहम बैठक थी कांग्रेस की, ये पहली बैठक प्रदेश के अध्यक्ष है, विधायक है रामलाल ठाकुर, वो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है पूरी तरह विधानसभा चुनाव उसके लिए तैयारी की, इसके लिए और ये चुनाव प्रबंधन समिति की
टीना जी, आपकी आवाज कट के आ रही है मैम, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है, तो एक बार फिर से आपकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। पार्टी हर हलके का रिपोर्ट तैयार करेगी और योजनाबद्ध तरीके से चुनाव में काम करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट 2 माह के भीतर तैयार कर हाईकमान को भेज दी जाएगी। रिपोर्ट में चुनाव प्रबंधन के लिए सुझाव दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में पार्टी एक नई रणनीति के तहत मैदान में उतरते हुए बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसी कड़ी में रविवार को धर्मशाला में एक बैठक चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और विधायक रामलाल ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा की गई कि कैसे बूथ, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। बैठक में अनिरुद्ध सिंह, रघुवीर सिंह बाली और कुलदीप पठानिया मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी गहमा-गहमी का दौर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पहले तो अपने संगठन में बदलाव किया और अब एक नई रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है और इस रणनीति के तहत पार्टी हर हलके की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और योजनाबद्ध तरीके से चुनाव में काम करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट 2 माह के भीतर तैयार कर हाईकमान को भेज दी जाएगी। टीना ठाकुर जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। टीना जी, आपसे जानकारी अब हम चाहेंगे कि किस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन किया जाएगा। जी पल्लवी, जिस तरह से मैं पहले आपको बता रही थी कि जो ये चुनाव प्रबंधन समिति का गठन पिछले दिनों कांग्रेस ने किया था और इसकी जो बैठक है, ये पहली बैठक कल धर्मशाला में आयोजित की गई। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो अभी तक जो कांग्रेस बिल्कुल कहीं परिदृश्य में नजर नहीं आ रही थी, इस जो बैठक के बाद है इसमें जो इसके अध्यक्ष है, विधायक हैं ठाकुर रामलाल, उन्होंने बताया कि अब जो ये बैठक है इसके बाद जो है जो एक सर्वे रिपोर्ट हम लोग तैयार करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में जो जिताऊ उम्मीदवार है उनके ऊपर एक सर्वे होगा और वो जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को सौंपी जाएगी। इसके अलावा जो है यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है या कांग्रेस सेवा दल है, उसको एक्टिव किया जा रहा है हर मोड पर। और इस पर विधायक जो है ठाकुर रामलाल, उन्होंने बल्कि भाजपा पे आरोप भी लगाए हैं कि भाजपा के जो पेड वर्कर है, जो बूथ पर उनके पेड वर्कर काम कर रहे हैं, उन्होंने जो है कांग्रेस के जो वोटर्स है उनको लिस्ट से हटा दिया है। तो इसके ऊपर भी कांग्रेस बूथ स्तर पर जाकर काम करेगी। चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक कांग्रेस की कल आयोजित की गई, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए क्योंकि इसके बाद जो है एक्टिव मोड में कांग्रेस आ जाएगी और जो विभिन्न कमेटियों का भी गठन किया गया, उन कमेटियों के को भी साथ मिलाकर एक जो बड़ा जो एक सर्वे है हिमाचल में कांग्रेस करेगी आगामी दिनों में। और 2 महीनों के भीतर क्योंकि हो सकता है कि चुनाव जल्दी हो, तो 2 महीनों के अंदर कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये हाईकमान को सौंपी जाए और सत्ता परिवर्तन के लिए हर संभव कोशिश जो है कांग्रेस करने जा रही है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि अभी हाल ही में कांग्रेस के संगठन में भी बड़ा फेरबदल किया गया था हिमाचल में, क्या उस फेरबदल का कोई सकारात्मक असर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। जो कांग्रेस ने एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल यहाँ पर हिमाचल में किया था, उसके बाद जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं, लेकिन अभी जिस स्तर पे तैयारियां चाहिए थी वो नहीं है। पिछले कल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी ये कहा कि भाजपा की जो रैलीज हो रही है, भाजपा के जो बड़े नेता हिमाचल में दस्तक दे रहे हैं, वैसे ही कुछ दिनों में कांग्रेस के बड़े नेता भी हिमाचल आएंगे क्योंकि चुनावी दौर है और चुनावी साल में हिमाचल है। तो ऐसे में जो कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी माकूल समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिमाचल बुलाया जाए। पहले जो हिमाचल की कांग्रेस है वो अपनी तैयारी पूरी करेगी, अपने जो हर सर्वे है, अपना जो हर रिपोर्ट है, अपने जो उम्मीदवार है, अपने जो प्रत्याशी है उनको तैयार करेगी। उसके बाद जो है यहाँ पे रैली का दौर भी कांग्रेस शुरू करेगी और बड़े नेता जो है केंद्र के वो हिमाचल आएंगे। शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी देहरादून की खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपात्र को ना पात्र को हां अभियान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत अपात्र राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड समर्पित किए जाने की समयावधि 1 महीने आगे बढ़ा दी गई है। सीएम धामी के निर्देश पर अब अपात्रों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 31 मई 2022 से बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दी गई है। आपको बता दें कि अपात्रों को राशन कार्ड क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी या फिर जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित तिथि के बाद विभाग की ओर से स्वयं सत्यापन अभियान चलाकर अपात्र परिवारों के राशन कार्ड बांटे जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि अपात्र पाए जाने वाले परिवारों से अभी तक लिए गए सरकारी राशन की रिकवरी भी की जाएगी। साथ ही आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वहीं प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की लाइन अलग अलग जनपदों के जिला पूर्ति कार्यालय में लग रही है। वर्तमान में प्रदेश में 3 प्रकार के कार्ड बनाए जा रहे हैं। इनमें अंत्योदय, राष्ट्रीय खाद्य योजना का सफेद कार्ड और इससे ऊपरी वर्ग के लोगों के लिए पीला कार्ड है। तीनों कार्ड बनाने की अलग अलग शर्त है। देहरादून से हमारे संवाददाता अमित चौधरी इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमित, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अपात्र को ना और पात्र को हां अभियान को लेकर सीएम ने अब निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि राशन कार्ड सरेंडर करने की जो समयावधि है वो 1 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। अमित, आवाज मिल रही है? अमित को आवाज नहीं मिल रही। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपात्र को ना पात्र को हां अभियान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत अपात्र राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड समर्पित किए जाने की समयावधि 1 महीने आगे बढ़ा दी गई है। सीएम धामी के निर्देश पर अब अपात्रों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 31 मई 2022 से बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दी गई है। आपको बता दें कि अपात्रों को राशन कार्ड क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारी या फिर जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से हमारे संवाददाता अमित चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पल्लवी, आपसे जानकारी चाहेंगे अमित, जो अभियान इस समय उत्तराखंड में चल रहा है अपात्र को ना और पात्र को हां, इस बीच एक और अहम निर्देश जारी किया गया है। जानकारी मिल रही है कि राशन कार्ड सरेंडर करने की जो समयावधि थी उसे बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दूं कि जो यहाँ पर कार्ड धारकों में जिस तरीके की यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अपात्र को ना और पात्र को हाँ के अभियान के तहत जो अंत्योदय कार्ड का फायदा जो वो लोग ले रहे थे जो उसके पात्र नहीं थे और लगातार उसका फायदा लिया जा रहा था, उसको लेकर सरकार ने यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि 31 मई तक यहाँ पर वो सभी कार्ड धारक जो पात्र नहीं है वो अपने कार्ड जमा कर दें। उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अब उनको उन सभी लोगों को 1 महीने की अवधि और दी है। अब 31 मई ना होकर के 30 जून और वो तारीख है जब तक उसके बाद कहीं ना कहीं उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने कार्ड जमा नहीं किए होंगे। इस पे कारण कहीं ना कहीं 2 देखे जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां लंबी लंबी लाइनें कहीं ना कहीं खाद्य पूर्ति कार्यालय के बाहर लग रही है, जो लोग स्वतः ही वहां पर जमा कर रहे हैं, और दूसरा क्योंकि समय कहीं देना चाहती है सरकार, उन सभी लोगों पे कार्रवाई कहीं ना कहीं नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती है कि ऐसे लोग स्वयं ही यहाँ पर अपने कार्ड जमा कर दें और सरकार को आगे उन पर कोई कठोर कार्रवाई ना करनी पड़े। इसको लेकर के समय आगे बढ़ाया गया है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग लगातार स्वयं अपने इच्छा से कार्ड कहीं ना कहीं जमा कर रहे हैं। वो कार्ड धारक जो लगातार फायदा ले रहे थे इन सभी योजनाओं का सरकार की, और वो सरकार की योजना का फायदा जो लोग नहीं ले पा रहे थे उनको कहीं ना कहीं राहत की यहाँ पर मिल सकती है। इन सभी चीजों को लेकर के सरकार का एक सराहनीय कदम लगातार जनता इसको कह रही है और कहीं ना कहीं सरकार ये सब जानती है। इसको लेकर के ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है और 1 महीने की यहाँ पर जो समय अवधि बढ़ाई गई है। अमित, एक बात और कही जा रही है कि ऐसे अपात्र कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक राशन लिया है उनसे सरकारी राशन की रिकवरी की जाएगी। सवाल यहाँ पर यह है कि जिन्होंने अपना राशन कार्ड खुद आगे चलकर सरेंडर कर दिया है उनसे भी ये रिकवरी होगी, या फिर जो अब पकड़े जाएंगे कार्रवाई के समय में उनसे ही ये रिकवरी की जाएगी? देखिए पल्लवी, 1 महीने का समय अवधि बढ़ाने का कारण सरकार का यही है कि जो लोग हैं
वो अपने जो कार्ड हैं, जो अपात्र लोग हैं और जो फायदा लगातार सरकार की योजना का ले रहे थे, उनको स्वतः ही जमा कर दें, क्योंकि सरकार समय देना चाहती है। और वजह ये भी है क्योंकि लोग लगातार अपने ऐसे अपात्र लोग कार्ड वापस कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। वो लोग जो लगातार फायदा ले रहे थे, जो इस योजना का, जो यहाँ पर जो राशन का, अगर सरकार की इन समय अवधि के बाद अगर लोग नहीं जागते हैं, लोग अगर नहीं कार्ड जमा करते हैं, तो सरकार जरूर उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार ने अगर समय दिया है, तो समय देने का मतलब यही होता है कि जो लोग हैं स्वतः जमा कर दें। उन लोगों पे कार्रवाई होना मुश्किल है सरकार की तरफ से, जो लोग स्वयं कार्ड जमा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया था। तो उस तहत कहीं ना कहीं खाद्य पूर्ति कार्यालयों की तरफ से कार्ड बना दिए गए थे, और वो जो अभियान होता है चेकिंग का, वो नहीं किया गया था। लेकिन अगर अब सरकार ऐसा कर रही है, उसके पीछे मंशा साफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तभी की जाएगी जब वो सरकार की जो समय अवधि है उस पर कार्ड जमा नहीं करेंगे, और अगर उसके बाद होता तो स्वतः ही उन पर मुकदमा भी किया जा सकता है और रिकवरी भी कहीं ना कहीं हो सकती है। चंपावत उपचुनाव को लेकर भी क्या ये समय अवधि आगे बढ़ाई गई है? इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि 31 मई को यहाँ पर मतदान होना है, और जो सरकारी अमला है उसका पूरा ध्यान उन उपचुनाव पर है। और जो यहाँ पर जो सरकारी जो मंत्री हैं या बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो सभी उस पर हैं। तो एक ये भी वजह कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि चुनाव में यहाँ पर एक दिन का समय रह गया है। 31 तारीख को जहाँ चुनाव होना है, वहीं 31 तारीख कार्ड धारकों के लिए भी रखी गई थी। एक ये वजह भी हो सकती है, और दूसरी वजह यही है क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लग रही है। कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, और समय अवधि कहीं ना कहीं कम हो रही है, क्योंकि कई लोग क्षेत्र से बाहर हो सकते हैं, किस कारणों से नहीं आ पाए हों। उन सभी को समय दिया गया है, और यही कारण है सरकार चाहती है कि ऐसे लोग जो पात्र होकर के भी पात्र का फायदा ले रहे थे, उनको कहीं ना कहीं अपने कार्ड वापस करें, और जो इसके असल जो यहाँ पर जो फायदा लेने वाले लोग हैं, वो उसका फायदा उठा पाए। शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की खबर की ओर। ज्ञानवापी मस्जिद पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, घरेलू गैस का भाव बढ़ गया है, 8 साल में 2 गुना 3 गुना महंगाई बढ़ गई है, और दिल्ली वाले ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग है कि नहीं उसमें बिजी हैं। आने वाले 10 से 15 साल बाद हालात इतने खराब हो जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे त्रिशूल लेकर निकलने लगेंगे। अगर ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल भी गया तो क्या हो जाएगा? गड़े मुर्दे उखाड़कर क्या तरक्की हो सकती है? ₹120 लीटर डीजल चल रहा है, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल चल रहा है, और 100 रुपए 109 रुपए 110 रुपए डीजल चल रहा है। खाने पीने की चीजों में आग लगी पड़ी है, टमाटर 100 रुपए किलो चल रहा है। ऐसे में इन लोगों को जगाना पड़ेगा। ये जो धर्म का अफीम पिला करके आपके नाखून नशे में डुबो दिया गया है, उसे जगिए। और जैसे ही नशा टूटेगा पता चलेगा कि हमारी नौकरी चली गई।
धंधा खत्म हो गया, महंगाई बढ़ गई है, खाने को वांदे हो गए, लाले पड़ गए। ये सर्व सामान्य जनता को अब समझना पड़ेगा, उनको एहसास दिलाना। आपने कहा कि एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली वाले ज्ञानवापी में शिवलिंग है कि नहीं, उसमें भी ये बहुत अच्छा सवाल जी कि जानबूझ कर रोज इस तरह के नए मुसीबतें क्यों लाए जा रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान जो बुनियादी प्रश्न है उससे बटा जाए। लोगों को अगर जानबूझ के इन बातों को लेकर गुमराह करते रहेंगे तो जो बुनियादी प्रश्न पर उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। ये एक सरकार और भारतीय जनता पार्टी की अपनी घोषित नीति है और इस नीति के खिलाफ लोगों को जगाना पड़ेगा, ये हमारा मुद्दा है। एक और सवाल है, अनिल कुमार ने कहा है कि मुरुड़ ग्राम पंचायत के पास से ईडी के पास अहम सबूत हाथ लगे हैं। अब जो अनिल प्रभ है उनके लिए जेल का रास्ता खुला हुआ है। अब किरीट सोमैया बीजेपी के नेता है कि ईडी के अधिकारी है, समझ में नहीं आता। ईडी के पास अगर कुछ पेपर है तो जाओ साहब एक्शन लो, कौन रोक रहा है? और कभी भी ईडी हो या सीबीआई हो, जितनी भी जांच एजेंसी है उनको सेलेक्ट। खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, संजय निरुपम ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वहां शिवलिंग मिल भी जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा। सभा के दौरान मुंबई के कांग्रेसियों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खासकर इस वक्त जो मुद्दा पूरे देश में चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, संजय निरुपम का सीधे तौर पर कहना है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर मिल भी जाता है, शिवलिंग मिल भी जाता है तो क्या देश का हो जाएगा। इस लिहाज से संजय निरुपम ने लगातार ये कहा है कि पिछले 8 सालों में लगातार महंगाई अपने चरम पे है। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, घरेलू गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, लेकिन सरकार इसमें कोई बोलने से कतराती है। लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ मस्जिद की तलाश में है कि कहाँ से मंदिर मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हालात बिल्कुल देश के खराब हो चुके हैं, ऐसे में धर्म के नाम पे लगातार लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को मिलाया जा रहा है। आने वाले समय में जब युवा पीढ़ी स्कूल लेकर बाहर निकलेगी तो किस पर बात करेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आने वाला भविष्य जो है कहीं से युवाओं के लिए बेहद खराब है। किरीट सोमैया को लेकर भी उन्होंने कुछ बयान दिए हैं सत्यप्रकाश। बिल्कुल बदलिए, देखिए सीधे तौर पर संजय निरुपम का आरोप है कि किरीट सोमैया भाजपा के नेता है या ईडी के प्रवक्ता है। क्योंकि किरीट सोमैया लगातार जब भी ईडी की बात आती है, किरीट सोमैया का सबसे पहला ट्वीट आता है, उसका मीडिया से रूबरू हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को उन्होंने बताया कि सरकार को यह तय करना चाहिए कि आखिरकार सरकार में बने किरीट सोमैया ईडी के प्रवक्ता है या फिर बीजेपी के नेता। ऐसे में ईडी अगर गलत पाती है, करप्शन पाती है तो बिल्कुल बेशक ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसमें बीजेपी के तमाम लोग प्रवक्ता बनकर ईडी की पक्षपात करते हैं। ऐसे में इस तरह का कहीं राजनीति जो है बेहद गलत है। बिल्कुल। और ये किस तरह का कार्यक्रम था सत्यप्रकाश जहां पर संजय निरुपम के द्वारा ये तमाम बातें की गई? लेकिन पिछले वर्ष जिस तरह से संजय निरुपम ने उत्तर पश्चिम मुंबई जिला में संसदीय का चुनाव लड़ा था, करीब 12,00,000 वोटों से उनकी हार हुई थी। उसको लेकर संजय निरुपम एक बार फिर से पूरी कोशिश में है कि अब मौका मिलेगा तो जरूर उत्तर पश्चिम मुंबई में वो अपनी दांव जरूर आजमाएंगे। ऐसे में उत्तर मुंबई में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, खासकर कांग्रेस का कार्यक्रम होता है, ऐसे में संजय निरुपम को जरूर वहां बुलाया जाता है। संजय निरुपम इसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इस दौरान उन्होंने तमाम कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए देश में चल रहे मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लेकर अवगत कराया, खासकर केंद्र सरकार की जो गलत नीति है उसको लेकर अवगत कराया। मंदिर के अंदर मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने की शिकायत चल रही है, उसको लेकर उन्होंने उजागर किया। खासतौर पर उन्होंने बताया कि देश में पहले तमाम जो जैन मंदिर हुआ करते थे वह बुद्धिस्ट के तौर पर जाने जाते थे। क्या अब जैन लोगों को बुद्धिस्ट के साथ लड़ाई करनी चाहिए? इस तरह का बात उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को बताया और समझाया।
लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है सत्य प्रकाश, भले ही महंगाई का मुद्दा बड़ा है, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों को भुनाने में असफल साबित हो रही है। और इसके इतर जब धार्मिक मुद्दे उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाती है तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी औंधे मुंह गिर पड़ती है। यानी कि उनकी राजनीति का जो तरीका है वो अभी सफल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल पगड़ी जी, यही कारण है कि कांग्रेस आज भी पीछे है और कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया उसे आगे तक लेके गए नहीं। अब ऐसे में जिस तरह से मोदी सरकार जब से आई है तब से लगातार मोदी सरकार ने जिन भी मुद्दों को उठाया है कांग्रेस ने उसका विरोध किया है, लेकिन उसका विरोध महज 1 या 2 दिन होता है, उसके बाद सारे मुद्दे भूल जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए कि अगर कोई मुद्दा उठाती है, खासकर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मुद्दा उठाती है, तो उसे आखिरी अंजाम तक ले जाना होगा, तभी कांग्रेस की विजय पार होगी। अन्यथा कांग्रेस की हालत बेहद देश में खराब है और आने वाले समय में इसी तरह की अगर स्थिति रही तो कांग्रेस का पता भी नहीं चलेगा। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।